हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको लीगल हिस्ट्री के पेड नोट्स चाहिए और हिंदी में चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। इसके अलावा जो नोट्स के प्राइस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो, इस एक्ट से पहले हमने बहुत सारे एक्ट हम पढ़ चुके हैं। जैसे 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट हमने पढ़ा है ना। और 1919 वाला एक्ट भी हम पढ़ चुके हैं एक अलग वीडियो में। उसके मेन प्रोविजंस क्या थे वो हम पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो एक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया की लीगल हिस्ट्री में। इंडिया का जो वैधानिक इतिहास है उसमें इसका रोल बहुत बड़ा है। रोल इसलिए बड़ा है क्योंकि इस एक्ट से ही इंडिया में फेडरल सिस्टम लागू किया गया और इंडिया में सरकार का रूप बदलकर उसे फेडरल फॉर्म में कर दिया गया। यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था को इसी एक्ट से लागू किया गया था। इसको ज़्यादा डिस्कस करने से पहले या आगे इसको और ज़्यादा चर्चा करने से पहले हम पहले थोड़ी सी सामान्य बातें इस एक्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे ये एक्ट पारित हुआ था 2 अगस्त 1935 को और इसमें शुरू में जो कुल सेक्शंस थे वो थे 478, यानी 478 इसमें धाराएं थी। लेकिन बाद में इस एक्ट में कुछ संशोधन कर दिया गया 20 दिसंबर 1935 को, जिसके बाद इसमें कुल सेक्शंस हो गए 321। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें ये कितना बड़ा एक्ट था, इसमें कितने सारे सेक्शंस थे। ठीक है ना। और ये जो एक्ट है वो इसी लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने इंडिया में, जैसा कि मैंने बताया, संघात्मक व्यवस्था को लागू किया था। अब हम एक एक करके इस एक्ट के जो मेन प्रोविजंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक्ट के ये सभी मेन प्रोविजंस थे, लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो देखो क्या होता है कि इस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव था, इसको क्यों लाया गया था, तो उसका उद्देश्य ये था कि इंडियंस को एक उत्तरदायी सरकार यानी कि एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिल सके। तो इस पर्पज़ से इस एक्ट को लाया गया था और इस लिहाज से ही इसमें बहुत सारे प्रावधान थे। जैसे सबसे पहले था अखिल भारतीय संघ यानी कि ऑल इंडिया फेडरेशन। तो देखो, उस टाइम पे क्या होता था कि ब्रिटिश इंडिया में, जिसमें ब्रिटिश इंडिया के जो प्रोविंसेस होते थे यानी कि जो प्रांत होते थे, मैंने बताया था ना कि मद्रास प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस, अलग अलग, जैसे आज के टाइम पे स्टेट होते हैं ऐसे उस टाइम पे प्रोविंस होते थे, प्रांत होते थे। तो प्रांत और जो इंडियन स्टेट्स थे उनको शामिल किया गया था। ठीक है ना। तो ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो में कौन कौन आते थे, एक तो ब्रिटिश इंडिया आता था, ब्रिटिश इंडिया के सारे स्टेट्स आते थे और स्टेट्स के साथ जो इंडिया के प्रोविंस थे वो सब आते थे। अब देखो, उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया में 2 तरह के प्रोविंस थे। पहले वाले जो थे वो गवर्नर प्रोविंस कहलाते थे और दूसरे वाले चीफ कमिश्नर प्रोविंस कहलाते थे। अब इसमें ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस को तो कंपलसरी रूप से जुड़ना ही था ऑल इंडिया फेडरेशन में। ठीक है ना। वो जो ब्रिटिश इंडिया के जो प्रोविंसेस थे उनको तो जुड़ना ही था इससे ऑल इंडिया फेडरेशन में। लेकिन जो इंडियन स्टेट्स थे यानी कि जो प्रिंसली स्टेट थे, उनके ऊपर ये विवेक पर, उनके डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया गया था कि वो ऑल इंडिया फेडरेशन से जुड़े या नहीं। तो यहाँ पे एक ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की गई थी जिससे कि जो भी ब्रिटिश इंडिया में, चाहे वो इंडियन स्टेट्स हों या फिर प्रोविंशियल स्टेट्स हों, उन सबको इसमें जुड़ना था। ठीक। और इस ऑल इंडिया फेडरेशन में शामिल होने के लिए ये ज़रूरी था कि जो प्रिंसली स्टेट थी अगर वो इसमें शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन यानी राज्यरोहण, एक लिखत, एक इंस्ट्रूमेंट को साइन करना होता था। तो ये सबसे पहली ज़रूरी थी। और अगर वो इस शर्त को पूरा नहीं करते थे ऑल इंडिया फेडरेशन में शामिल होने के लिए, तो फिर क्या होता था, ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना नहीं हो पाती थी और यही कारण था कि बाद में ये ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं बन सका। ठीक है ना। प्रिंसली स्टेट इसमें शामिल नहीं हुए। नेक्स्ट आता है संघात्मक शासन की स्थापना। अब देखो कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एक्ट लाया गया था 1935 का, ये इसलिए लाया गया था क्योंकि यहाँ पर जो है वो फेडरल सिस्टम को लागू किया गया था। अब ये फेडरल सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। देखो, जैसे मान लो ये इंडिया है ना, ये इंडिया है। अब ये जो इंडिया है, इस पूरे इंडिया के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ पे केंद्र सरकार है। ठीक। और उस टाइम पे भी एक, मतलब मान लो एक लेवल हो गया सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल पे हो गई आपकी कैसी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरे इंडिया के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वो क्या हुआ, वो हो गया यूनिटरी यानी कि एकात्मक रूप सरकार का, क्योंकि सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। लेकिन अगर मान लो हर स्टेट के पास, जैसे उस टाइम पे प्रोविंस होते थे, उस टाइम पे प्रांत होते थे, है ना, तो उनके लिए भी, उनके पास भी अपनी अपनी एक सरकार होती थी, अपनी अपनी एक अलग अलग गवर्नमेंट होती थी। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फेडरल।
तो दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गए, एक तो हो गया आपका सेंट्रल लेवल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और दूसरा हो गया आपका प्रोविंशियल लेवल पे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। तो 1935 का जो एक्ट था, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसके आने के बाद पूरे इंडिया में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट कर दिया गया, यानी कि फेडरल सिस्टम को यहाँ पर अपनाया गया। ठीक, तो संघात्मक शासन व्यवस्था की यहाँ पे स्थापना की गई, ये इसका सेकंड प्रोविज़न था, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आता है हमारे सामने विधायी शक्तियों का विभाजन। अब देखो ये जो था ये इसका तीसरा प्रोविज़न था। अब देखो फेडरल सिस्टम तो लागू किया गया, अब उस फेडरल सिस्टम के अंदर जो लेजिस्लेटिव पावर थी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है ना। और जो संघात्मक सरकार थी, जो फेडरल सरकारें थी और जो छोटे छोटे जो इकाइयाँ होती थी उनके बीच में किस तरीके से लेजिस्लेटिव पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ये भी इस एक्ट में प्रोविज़न किया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस एक्ट में जो सारी की सारे जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स होते थे उनके लिए 3 लिस्ट बनाई गई थी, 3 लिस्ट, है ना। जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे सामने जो अनुसूचियाँ हैं वो 3 अनुसूचियाँ हैं। एक होती है संघ सूची जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, दूसरी होती है राज्य सूची जिस पे स्टेट लॉ बनाता है, और एक होती है समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट जिस पर दोनों बनाते हैं लॉ। तो उस टाइम पे भी देखो यहाँ पे 3 लिस्ट बनाई गई थी, एक थी सेंट्रल लिस्ट यानी कि केंद्र सूची, एक थी प्रांतीय सूची जिसे हम बोलते थे प्रोविंशियल लिस्ट, और तीसरी होती थी समवर्ती सूची, ठीक है ना। जो संघ सूची होती थी जिसको हम केंद्रीय सूची भी बोलते हैं उसमें होते थे 59 सब्जेक्ट, कितने 59, और जो प्रोविंशियल लिस्ट थी उसमें थे 54 सब्जेक्ट यानी कि 54 विषय, और जो समवर्ती सूची थी उसमें थे 36 सब्जेक्ट। तो इस लेवल पर ये बंटवारा कर दिया गया था विषयों का, जिससे कि किसी तरह की कोई समस्या ना हो और कानून बनाने की शक्ति को जो है वो अलग अलग तरीके से बांट दिया गया था। जो केंद्रीय विधानमंडल था उसको ब्रिटिश भारत के किसी भी पूरे भाग के लिए या किसी भी एक राज्य के लिए, कि स्टेट के लिए कानून बनाने की शक्ति थी। जो प्रांतीय विधानमंडल था यानी कि जो प्रोविंशियल लेवल पे लेजिस्लेचर था, वो क्या करता था, अपने संबंधित प्रोविंस के लिए या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकता था, ठीक। और जो समवर्ती सूची में दिए गए थे सब्जेक्ट्स, जो भी विषय थे, उन पे जो आपका परिसंघ था और जो हर प्रांत का विधानमंडल था, मतलब उस पर वे दोनों ही लॉ बना सकते थे, ठीक। तो ये ऐसा मतलब उस टाइम का सिनेरियो था। इसके बाद आता है प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान, यानी कि उस टाइम पे इसका मतलब ये था कि जो प्रोविंशियल लेवल पे जो भी प्रांत थे, है ना, प्रोविंशियल लेवल पे जो प्रांत थे, जो भी जैसे कि मान लो बंगाल प्रोविंस हो गया या फिर मद्रास प्रोविंस हो गया या संयुक्त प्रांत हो गया, तो जो भी उस टाइम पे थे उनको क्या किया गया, उनको एक ऑटोनॉमी दे दी, है ना, उनको ऑटोनॉमी दे दी। प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया। उस टाइम पे क्या हो रहा था कि प्रांतों में दोहरा शासन चल रहा था, है ना, डुअल सिस्टम चल रहा था, तो उसको खत्म करके जो भी प्रोविंस था उन सबको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई, उनको प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। तो ये इस एक्ट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविज़न था कि किस तरीके से जो दूसरे प्रोविंस थे अब वो भी क्या कर सकते हैं, अपना प्रशासन पूरी तरीके से चला सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रोविंशियल लेवल पे जो प्रांतों को जो ऑटोनॉमी दी गई थी, उनको स्वायत्तता दी गई थी, इससे जो प्रांत थे वो और ज़्यादा मजबूत हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था इस एक्ट का। तो प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब यहाँ पे क्या था, इसका मतलब था कि उस टाइम पे जो प्रांत थे वो खुद से कानून बना सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे पूरे ब्रिटिश इंडिया में 11 गवर्नर प्रोविंसेस थे। तो ये जो थे ये अपना कानून अब खुद बना सकते थे, क्योंकि प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान इसमें डाला गया था, अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट आता है संघीय कार्यपालिका, यानी कि फेडरल एग्जीक्यूटिव। अब देखो, जब सरकार का स्वरूप ही फेडरल किया गया, उसका संघात्मक शासन स्वरूप अपनाया गया, तो जो फेडरल एग्जीक्यूटिव थी इसका प्रावधान भी यहाँ के पे किया गया। इस अधिनियम में क्या हुआ, 1935 के भारत शासन अधिनियम में, कि इंडिया के जो गवर्नर जनरल थी उनकी संघीय कार्यपालिका के प्रधान की भूमिका उनको निभानी थी। मतलब कौन होता था फेडरल एग्जीक्यूटिव का जो सबसे बड़ा वो होता था पर्सन, वो सबसे बड़ा चेयरपर्सन होता था उस टाइम पे गवर्नर। तो गवर्नर जनरल को ही यहाँ पे जो था वो एग्जीक्यूटिव का चीफ होता था, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और उसकी जो नियुक्ति थी वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की सलाह पर 5 साल के लिए की जाती थी, ठीक। और पहली बार इस एक्ट से ही 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही गवर्नर जनरल और वायसराय की जो पोस्ट होती थी उसको अलग अलग कर दिया गया, मतलब उनको सेपरेट कर दिया गया। लेकिन ब्रिटिश क्राउन को ये छूट दे दी गई कि वो एक व्यक्ति को इन दोनों ऑफिसेस को अलग करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक साथ नियुक्त कर सकते हैं दोनों पोस्ट पर किसी एक पर्सन को।
तो दोनों पोस्ट पर वो एक साथ उनको नियुक्त कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल अलग हुए, मतलब पहले वॉयसराय जो होता था वही गवर्नर जनरल होता था, लेकिन इस पोस्ट से क्या कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा कि अब गवर्नर जनरल और वॉयसराय की जो पोस्ट थी वो अलग अलग कर दी गई। पहले एक ही होता था, अब इन दोनों का ऑफिस अलग अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल के लिए ज़रूरी था कि वो कैबिनेट का गठन करे, कैबिनेट को बनाए जो उसकी एग्जीक्यूटिव कार्यों में उसको सलाह दे सके, उनको उनकी मदद कर सके। तो एक तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें ज़रूरी थी और संघीय कार्यपालिका का गठन इस तरीके से यहाँ पर किया गया था फेडरल सिस्टम में। नेक्स्ट आता है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था कि ये जो डुअल सिस्टम चल रहा था ये सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पे चल रहा था, प्रांतों में चल रहा था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा अब यही सिस्टम सेंट्रल लेवल पे भी लागू किया गया, यानी कि केंद्र में भी द्वैध शासन की स्थापना की गई। ठीक है ना। द्वैध शासन की पद्धति को इस एक्ट के द्वारा प्रोविंशियल लेवल पे तो खत्म कर दिया गया, प्रांतों में तो खत्म कर दिया गया, लेकिन अब इसको सेंट्रल लेवल पे लागू किया गया। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू करने के कारण ही जो सेंट्रल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सब्जेक्ट्स थे उनको दो भागों में बांट दिया गया और दो लिस्ट तैयार कर दी गई। एक तरफ डाले गए रिजर्व्ड सब्जेक्ट, है ना, जो आरक्षित विषय थे, और दूसरी तरफ थे हस्तांतरित विषय, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था ना जब हमने पढ़ा था कि प्रोविंशियल लेवल पे कैसे डायरकी सिस्टम को चलाया गया था, तो वही सिस्टम अब यहाँ है। वहाँ पर भी दो लिस्ट बनाई गई थी, एक आरक्षित विषय की और एक रिजर्व्ड वालों की, तो यहाँ पर भी वही लिस्ट बना दी गई। ठीक, जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे उसमें डिफेंस के और जो मिलिट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट्स थे, जो फॉरेन अफेयर्स थे, विदेशी मामले, धार्मिक मामले, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे जिनको रिजर्व्ड लिस्ट में डाला गया था और जो गवर्नर जनरल की अधिकारिता में रखे गए थे, यानी उन पर लॉ बनाने की पावर किसको थी, गवर्नर जनरल को। आरक्षित विषयों के प्रशासन के लिए गवर्नर जनरल अपनी मदद के लिए 3 परामर्शदाताओं को नियुक्त भी कर सकते थे जो गवर्नर जनरल के प्रति ही उत्तरदायी होते थे, और जो हमारे ट्रांसफर्ड विषय होते थे उनके प्रशासन के लिए गवर्नर जनरल को 10 मेंबर के मंत्रिमंडल की सहायता मिलती थी। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि केंद्र में कैसे द्वैध शासन की स्थापना की गई 1935 के भारत सरकार अधिनियम से। ठीक है ना। पहले ये व्यवस्था प्रोविंशियल लेवल पे थी, प्रांतों में थी, लेकिन इस एक्ट से इस व्यवस्था को प्रांतों में ख़त्म करके सेंट्रल लेवल पे लागू किया गया। नेक्स्ट आता है विधानमंडल का विस्तार। अब देखो जो विधानमंडल था भारत शासन अधिनियम के द्वारा उसका और ज़्यादा विस्तार कर दिया गया, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे और प्रांतीय स्तर पर जो विधानमंडल थे उसमें सदस्यों की संख्या और ज़्यादा बढ़ा दी गई। पहले से बढ़ती आ रही है, हम देख रहे हैं कि किसी ना किसी एक्ट से, जैसे काउंसिल एक्ट था, बहुत सारे हमने काउंसिल एक्ट पढ़े हैं, 1861 का पढ़ा है, 1892 का पढ़ा है, और भी हमने एक्ट पढ़े हैं। तो उनमें क्या हो रहा था, उनमें तो संख्या बढ़ी रही थी, बट जब ये एक्ट आया तो इसने और ज़्यादा इस चीज़ को एक्सपैंड कर दिया, है ना, इसने और ज़्यादा इस चीज़ को एक्सपेंशन कर दिया लेजिस्लेचर का, चाहे सेंट्रल लेजिस्लेचर हो या फिर चाहे आपका क्या हो, चाहे आपका प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हो। और जो सेंट्रल लेवल पे जो विधानसभा थी उसमें सदस्यों की मैक्सिमम संख्या 375 रखी गई, 375 रखी गई, जबकि काउंसिल ऑफ स्टेट जो होता था उसकी अधिकतम संख्या कितनी कर दी, 260। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। और जो सेंट्रल लेवल पे जो विधानमंडल होता था उसके 2 सदन थे, एक संघीय विधानसभा पढ़ाई था हमने, लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा था काउंसिल ऑफ स्टेट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई। नेक्स्ट आता है संघीय न्यायालय की स्थापना। अब संघीय न्यायालय क्या होता है, अब देखो नाम से अजीब लग रहा है ना, संघीय न्यायालय, इसका मतलब था फेडरल कोर्ट। अब देखो फेडरल कोर्ट की जो प्रावधान किया गया था वो इसी एक्ट से किया गया था। तो 1935 के एक्ट के द्वारा न्यायपालिका से संबंधित भी उसमें प्रावधान थे, और इससे दिल्ली में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ पे किया गया, दिल्ली में स्थापित किया गया। इसमें प्रावधान था, जो फेडरल कोर्ट था उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और मैक्सिमम 6 अन्य जजेस होते थे, मतलब 6 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान था, जो सारे के सारे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नियुक्त किए जाने थे। इनका जो कार्यकाल होता था, यानी इनका जो टेन्योर होता था, वो 65 ईयर्स की एज तक, जब तक वो 65 ईयर की एज के नहीं हो जाते तब तक वो अपनी पोस्ट पर रह सकते थे। और इन न्यायाधीशों को मानसिक और शारीरिक अशक्तता या फिर अगर वो दुर्व्यवहार के आधार पर पद से उनके हटाया जा सकता था। और लेकिन उनको उनकी पोस्ट से हटाने से पहले जो ब्रिटिश क्राउन थे उनको प्रीवी काउंसिल की राय लेना और कारणों को बताना होता था कि इनको क्यों इनके पोस्ट से हटाया जा रहा है। जो फेडरल कोर्ट था जिसके बारे में यहाँ पे प्रावधान किया गया है, अगर 2 प्रोविंसेस के बीच में मान लो कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद होता है, तो उसे सॉल्व करने का इसे ओरिजिनल जुरिडिक्शन मिला हुआ था, लेकिन इसको अपील्ड जुरिडिक्शन भी था, ये इसमें अपील भी की जाती थी, मतलब ये अपील भी सुन सकता था। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ज़रूरी है।
ठीक है ना। तो ये फेडरल कोड का जो प्रावधान है वो भी इस एक्ट से ही किया गया। नेक्स्ट आता है संघ लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखो यहाँ पे जो संघ लोक सेवा आयोग है ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहा है। तो ये जो एक्ट था 1935 का, इसके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के गठन और उसकी अधिकार शक्ति यानी कि उसका जुरिडिक्शन, उसकी पावर से संबंधित प्रोविज़न भी इसमें किए गए थे। सेंट्रल लेवल पर एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रोविंशियल लेवल पर भी एक प्रोविंशियल लोक सेवा आयोग यानी कि एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति का यहाँ पे प्रावधान किया गया था। और साथ ही ये भी बताया गया था कि अगर 2 स्टेट हैं, मतलब स्टेट तो नहीं, खैर उस टाइम पे तो प्रोविंस होते थे, कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोविंसेस के लिए क्या होता है कि एक ही लोक सेवा आयोग का गठन भी किया जा सकता था। तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल लेवल पे एक बन रहा है, हर प्रोविंस का अपना अलग अलग बन रहा है लोक सेवा आयोग। तो ये भी प्रावधान था कि अगर 2 प्रोविंस हैं तो या 2 से ज़्यादा हैं तो उनके लिए भी एक ही जो है लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता था। ठीक, और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है इसी एक्ट का, वो है संघीय रेलवे प्राधिकरण। तो यहाँ पे फेडरल रेलवे अथॉरिटी की स्थापना भी इसी एक्ट से की गई थी। ठीक, तो फेडरल रेलवे ये जो बनाई गई थी अथॉरिटी, फेडरल रेलवे अथॉरिटी, ये भी इस एक्ट से ही किया गया था। ये जो प्रावधान था और इस प्राधिकरण को, ये जो अथॉरिटी बनाई गई थी, इसको रेल और जो भी दूसरी चीज़ें थी उनका रखरखाव, उसका निर्माण, रेलों का संचालन आदि से संबंधित सारे के सारे दायित्व जो है वो यहाँ पर सौंपे गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फेडरल से रिलेटेड कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई, जैसे फेडरल कोर्ट है ना, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, फेडरल सिस्टम है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सब जो भी चीज़ें थी ना ये 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से की गई थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जितने भी प्रोविज़न हैं ये सारे आपके 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किए गए हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है। 1935 का जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसीलिए इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसने जो है इंडिया में फेडरल सिस्टम को लागू किया था। ठीक है ना, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट को लागू किया था। तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा है, हमने समझा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।